अभी ये मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं आपको इंडेक्स बता दूं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ये सब चैप्टर्स अपन एक एक करके चालू करेंगे, बट इसके पहले थोड़ी बहुत चर्चा हम अब करेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो क्वेश्चन बैंक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आपने मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा, तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट आपने सॉल्व किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता है, बट आपका काम है कि आपको सॉल्व करके देखना है। अब इसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहले तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये जो आगे क्वेश्चन दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, जैसे कुछ जगह पे एमसीक्यू बेस्ड है, आपने देखा है मैथ स्टैट्स हो गया एमसीक्यू है, इकोनॉमिक्स हो गया एमसीक्यू है, लेकिन आपका लॉ और इंग्लिश जो है दैट इज प्योरली थेरोटिकल, आपको पूरा लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। और वैसे ही अकाउंट्स जो है दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू नहीं पूछे जाने वाले, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ पोर्शन एमसीक्यू आएगा। जैसे इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे ऐसा बोला गया है कि 30% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे थेरोटिकल सब्जेक्ट्स में। तो हाँ, तो वेदांत का पूछना है इज दिस ओनली फॉर सीए फाउंडेशन, तो यस, ये जो मैंने कोर्स बताया ये सिर्फ सीए फाउंडेशन का है। तो आपको लग रहा होगा कि अरे इतना सारा, तो हाँ है, इतना सारा पढ़ना है आपको। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब आपका फर्स्ट लेक्चर था उसी दिन बताया था, सीए एग्जाम्स में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, दिक्कत यह है कि कोर्स बहुत वास्ट है, इतना सारा पढ़ना रहता है आपको, इतना सारा कोर्स है आपका कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो बैच है वो जल्दी चालू हो गई, तो आपको उसका बेनिफिट है कि आपका जो 11th 12th के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो लोग 12th के बाद पढ़ रहे हैं तो उनको टाइम कम मिलता है, तो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे वही होती है कि टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है। तो आपको तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, और साथ साथ में आप पढ़ते जाओ, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लॉ का सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसकी मैंने गारंटी ले चुका हूं, मैंने आपको बोला ही था कि ये आपका फेवरेट हो जाएगा, और ये बहुत हद तक के क्लास में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन है ये आपको नहीं आएंगे, जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे स्पेसिफिकली बोला गया है या फाइनल लेवल पे बोला गया है कि जो थेरोटिकल पेपर्स है, जैसे लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, तो इनमें आपको 30% कंपलसरी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 100 मार्क में से 30 मार्क एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्शन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो फाउंडेशन लेवल पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे। लेकिन हाँ, कभी बीच में एक आध बार एमसीक्यू दे दिया जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं उसके, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट आपको फिर भी क्वेश्चंस पढ़ना है। एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि आपको कंसेप्ट समझे या नहीं समझे, तो आपको इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आएगी। इसके बाद आपको दिए हैं ट्रू और फॉल्स नेचर के क्वेश्चंस, या इसी को आप बोल सकते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये जो करेक्ट इनकरेक्ट नेचर के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बताना पड़ेगा वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। अब अगर करेक्ट है तो उसमें जनरली रीजन तो नहीं होता है, बट अगर इनकरेक्ट है तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि ये आपको कितना रहेगा, तो ये 1.5 से 2 मार्क का रहेगा, ये एक क्वेश्चन 1.5 से 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क का भी होगा। जैसे जनरली होता क्या है, एक जनरल क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सही है या गलत है बताओ, और अंदर दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको एक हेडिंग दी रहेगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। उसमें दो क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन एक रहेगा जिसमें जनरली वही रहता है, दो ऐसे एक एक लाइन दी रहेगी, तो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 1 या 1.5 मार्क रह सकता है, और दूसरे क्वेश्चन में 1 1.5 मार्क रह सकता है। जनरली क्या करता है इंस्टीट्यूट, ऐसा जरूरी नहीं, बट मैं बता दे रहा हूं, जनरली 3 मार्क का आता है ये क्वेश्चन, और 3 मार्क में एक का आंसर करेक्ट होता है, दूसरे का आंसर इनकरेक्ट होता है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। तो जो इनकरेक्ट है उसमें ज्यादा मार्क होंगे, जाहिर सी बात है, उसमें क्योंकि आपको रीजन भी देना है, तो उसमें आपको 2 मार्क हो सकते हैं, और जो करेक्ट है उसमें आपको 1 मार्क रहेगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है, एक करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट, बट ये रूल नहीं है, हो सकता है दोनों ही करेक्ट निकले, या हो सकता है दोनों ही इनकरेक्ट निकले, तो वहां पे फिर ऐसा हो सकता है कि आपने करेक्ट लिखा, इनकरेक्ट लिखा, उस पर आधा मार्क, और रीजन के ऊपर 1 मार्क, तो 1.5 1.5 मार्क भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने को उसके ऊपर जाना ही नहीं है, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो भी अगर रीजन की जरूरत है तो लिखना है, अगर जरूरत नहीं है, कोई चीजों में जरूरत रहेगी नहीं, करेक्ट है, सिंपल आंसर है, तो वहां रीजन की जरूरत नहीं होगी। बट
कहीं कहीं जहाँ फॉल्स है, इनकरेक्ट है, वहां तो हमेशा आपको रीजन लिखना ही है। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको विद रीजंस लिखना पड़ता है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और व्हाई इट इज इनकरेक्ट एंड व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट यू हैव टू प्रोवाइड। ठीक है, तो ये बताया गया। एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट आर वन इन द सेम थिंग, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या है फिर, तो करेक्ट पॉइंट ये रहेगा कि एग्रीमेंट जो है वो वाइडर वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट जो है नैरोअर वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आपको ये एक लाइन में, दो लाइन में समझा के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 मार्क वगैरह का क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा डिटेल आपको नहीं लिखना है उसको। ठीक है, तो 3 मार्क टोटल रहेंगे, बट जैसे फॉल्स है तो उस पर जनरली 1.5 से 2 मार्क रहेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल नहीं, 2 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में आप समझा दो कि व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये लिख के देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि समझो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें शायद आपको दिक्कत हो सकती है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इसमें हर कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाता है। तो क्या ऐसा है, आंसर इज नो, हर कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ बेसिक चीज बता रहे हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्पेशल एक्ट भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो इट इज नॉट द कंप्लीट कोड, ये पढ़ लिए तो सब खत्म नहीं हो गया। इसके बाद आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अगर कोई चीज करना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है सेल ऑफ गुड्स का, तो ऐसे केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भी जानकारी होना चाहिए। मीन्स इट इज नॉट द कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 100% चीजें कवर नहीं करता, ये सिर्फ बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक फ्रेमवर्क बताता है। बाकी जो हर चीज डिटेल में आपको पढ़ना है, उसके अलग अलग एक्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट द कंप्लीट कोड। ठीक है, फिर ये तो सिंपल है, जुडिशियल डिसीजंस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ। बाकी इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बाकी सब आपको इजीली जम जाएंगे। ठीक है, आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर थेरोटिकल क्वेश्चंस, जनरली इंस्टीट्यूट जो है थेरोटिकल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछता है। थेरोटिकल मींस इस प्रकार के डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ आता क्या है, आपको आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मींस केस स्टडी। आपको केस दे दी जाएगी कि पिताजी ने अपने बेटे को बोला, बेटा तू सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा, मैं तेरे को आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीद के दूंगा। तो ये बोल दिया, तो क्या यहाँ पे बेटा क्लेम कर सकता है, बेटे ने पास कर लिया फाउंडेशन एक बार में, तो क्या वो मोबाइल क्लेम कर सकता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपको यस नो लिख के मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये 11-12 जैसा नहीं है कि वन लाइनर वगैरह या एक लाइन में आपने लिख दिए तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, पहले प्रोविजंस क्या बोलते हैं वगैरह, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। आज मैं आपको थोड़ा बहुत वो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको घर पे ये लिख के देखना है। ठीक है, और आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं, उसके बाद मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ध्यान से सुनना, मैं जब बताऊंगा कि ये कैसे लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं लिख के भी बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताता हूं मैं लिख के, अभी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो। तो जब सेकंड या थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके अपन देखेंगे कि किस प्रकार से लिखना है। कभी कभी मैंने कोई कोई इसमें लिख के बताया भी हूं, तो आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें मैंने लिख के बताया हूं कि किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखना है। तो आप वो यूट्यूब की वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। बट वैसे अपन यहाँ पे लिख के देखेंगे, मैं कुछ खुद पूरा लिख के बताऊंगा। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इतना सारा पूरा लिख के बताऊं आपको, ये 10-12 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में, ये तो इवन आपको 12th में भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं किया जाएगा कि एक एक चीज आपको लिख के बताई जाए। ठीक है, तो आपको खुद को ट्राई करना है। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको लिखना कैसे उसका तरीका बताऊंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या पॉइंट्स आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको मेहनत करना है, आपको खुद को लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लिख के बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, तो आप उस उम्मीद में नहीं रह सकते। तो आपको लिख लिख के पूरा नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। आप बाकी मेरे को भेज सकते हैं, जो भी आपने लिखा है वो मेरे को भेजो, मैं आपको चेक करके ये जरूर बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या कुछ गड़बड़ है या नहीं। फिर कुछ गड़बड़ है तो मैं वहां पे भले सॉल्व नहीं करूं, मैं आगे जब लिख के बताऊंगा तब आपका वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको लिख के जरूर देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जनरली नहीं आते हैं। जैसे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप सोच के देखो, आपका 60 मार्क्स का लॉ है, 40 मार्क्स का इंग्लिश है। इंग्लिश तो आप वैसे जनरली सब लोग सेल्फ ही कर लेते हैं, उसके लिए कोई
जनरली क्लास वगैरह नहीं करते, बट फिर भी मैं बोलूंगा उसको लाइटली मत लो, क्योंकि इंग्लिश भी जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप यहाँ 60 मार्क्स में से अगर 40 भी ला लोगे, लेकिन इंग्लिश अगर अच्छा नहीं करोगे तो एवरेज हो सकता है कि 50 पे अटक जाए, 40 में से 10 आए अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंग्लिश पे भी अच्छे से ध्यान दो। तो आपको पढ़ना है वो भी अच्छे से, पूरी चीजें क्लियर करना है। तो लॉ आपका जो रहेगा 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने बड़े हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 8 मार्क का आना चाहिए। बट जनरली ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि 8 मार्क यानी इवन 10% से ज्यादा हो रहा है। 60 में से 6 मार्क ज्यादा से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन दिखेगा 6 मार्क का दिखेगा। एक आध केस में कभी 7 मार्क का हो जाएगा, बट 8 मार्क के आने के चांस नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है। और अगर कभी गलती से आ भी जाता है तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स आपको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। आपको जो बुक में दिया है, जब आपने सेक्शन 10 पढ़ा व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, तो वहां लिखा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसके नीचे लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स पॉइंट वाइज। तो वो पॉइंट वाइज जो लिखा है ना, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो पैराग्राफ्स दिए हैं पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है। तो अगर कभी आ भी गया तो आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, अंदर की चीजें डिस्कस नहीं करना है। फिर इसके बाद ये पॉइंट ये जरूर आ सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और ये इवन आपको करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है। और इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसको उल्टा पूछ लेगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बोल देगा। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इनकरेक्ट हो गया। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तो नहीं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है। ठीक है। तो ऐसा है। फिर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस में आपको एक सवाल ये आ सकता है कि सर क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस अगर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन आते हैं, तो क्या उसको दो डब्बे बना के बाइफरकेट करके फॉर्मेट में लिखना है? तो इट इज नॉट कंपलसरी। जैसा आपको बुक में दिया है दैट इन दैट वे आल्सो यू कैन राइट। तो आपको उस प्रकार से भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा का वैसा लिख सकते हैं जैसा बुक में दिया है। तो 4 पॉइंट है, पहले पॉइंट में 2 चीज कंपेयर किए, दूसरे में 2 कंपेयर करे, वैसे भी आप लिख सकते हैं। या आप चाहो तो आप वही चीज को डब्बे में बना के भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 में तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 इज ओनली अ समरी। ये सिर्फ बेसिक चीजों की बात करता है कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पूरी चीजें डिटेल में नहीं बताई गई है। इसमें इसीलिए आपको जो मेजर क्वेश्चन आएगा ना, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनके ऊपर आएगा। बाकी ऑफर एक्सेप्टेंस, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इन पे जनरली फर्स्ट चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा इन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फर्स्ट चैप्टर में नहीं आएंगे। इनका जब स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, तब उस पे आएगा। जैसे ये वाले चैप्टर में आपको ऑफर एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। भले आपने पढ़ा कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट ऑफर एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन कहाँ आएगा? चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है। तो आपको एग्जाम में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे ना, ज्यादातर ये लीगल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बाकी जब हम स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को लिखना कैसे, इसी को अपन डिस्कस करना आज चालू कर लेते हैं। फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख। तो पिताजी बेटे को बोलते हैं कि मैं बेटा तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा if the son passed CA examination in the first attempt. The son passed the examination in the first attempt, but father failed to pay the amount as promised. तो पिताजी ने पैसा नहीं दिया, जैसा वादा किया था वैसे पैसे उन्होंने वादे के अनुसार नहीं दिए। Son files a suit for recovery. तो यहाँ पे बेटे ने केस फाइल कर दिया, पिताजी आपने गलत किया, अब तो हम कोर्ट में मिलेंगे। तो सीधा केस में चला गया और घर से बेदखल हो गया होगा, वो बात और है। तो खैर, तो son files a suit for recovery of the amount. State along with reasons whether son can recover the amount under the Indian Contract Act. तो बताओ क्या क्लेम किया जा सकता है? आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क का आएगा? तो यही क्वेश्चन हो सकता है आपको कभी 3 मार्क को आए यही क्वेश्चन, या कभी 5 मार्क को भी आ सकता है। सेम एक ही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन, लेकिन कभी 3 मार्क को पूछ लेगा, कभी 5 मार्क को पूछ लेगा। तो ऐसा कैसे?
तो वो देखते हैं अपन कि कैसे कैसे फिर आपको उसमें लिखना है, कैसे क्या प्रोसीड करना है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो आजकल आप देखोगे ना, जितने भी पुराने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे, उसमें आप देखोगे केस स्टडीज आ रही है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। और उसके अलावा जो केस स्टडीज भी है वो कम मार्क्स को आ रही है, 3-4 मार्क को आ रही है। जो पहले 5 मार्क को आया करती थी वो अब 3 या 4 मार्क को आ रही है। ठीक है, तो अब आपको जो लिखना है वो लिखने के तरीके पे अपन फोकस करते हैं, उसके ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि पिताजी ने वादा किया, बेटा तू सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, और बाद में पिताजी ने नहीं दिया, तो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे? तो जब भी कोई ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना केस स्टडी बेस्ड, तो अपने को ऐसा समझ के लिखना है जैसे कि हम खुद कोर्ट है, हम खुद डिसीजन देने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखते हैं। तो हाउ टू राइट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन? तो जब भी कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले उसके आंसर लिखने में आप चालू करोगे एप्लीकेबिलिटी से। आप एप्लीकेबिलिटी लिखो सबसे पहले। एप्लीकेबिलिटी में आप क्या लिखोगे? एप्लीकेबिलिटी में लिखोगे आप टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको सवाल पूछा गया है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में आप क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसका टॉपिक साथ में आप ये भी लिखोगे टॉपिक। तो ये कौन सी चीज के ऊपर क्वेश्चन है ये वाला? तो ये वाला क्वेश्चन डील कर रहा है विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो यहाँ पे टॉपिक आप लिख दोगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिर्फ फर्स्ट टॉपिक, यानी यहां से आपने सिर्फ ये देख लिया कि आपने ये जान लिया क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सोच के देखो, देखो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन आंसर लिख रहे हैं लेकिन अपन को अलग लिखना है बाकी लोगों से। जैसे आप देखोगे सब लोग आंसर्स लिखेंगे, थेरोटिकल पेपर है, लेकिन सब लोग एक प्रकार से लिखेंगे, लेकिन आपका आंसर एक यूनिक आंसर रहेगा ना, तो उससे फायदा क्या होगा? तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चालू हो जाएंगे शुरू से ही। सोच के देखो, जैसे पेपर जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम होती है, इसके पेपर कौन चेक करता है? इसके पेपर चेक किए जाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी जिनका खुद का ऑफिस वगैरह है, तो जनरली वो लोग चेक करते हैं, जनरली ज्यादातर केसेस में वो लोग चेक करते हैं। तो उन लोग का खुद का ऑफिस है, दिन भर ऑफिस चलाते हैं वो, जब रात को पूरा काम हो जाता है उसके बाद बैठते हैं वो पेपर लेके। और मेरी मानो पेपर, एक एक पेपर चेक करने को अगर अच्छे से करना है तो कम से कम 20 मिनट्स लगते हैं एक पेपर चेक करने के लिए। तो एक एक पेपर पे 20 मिनट्स उसको लग रहे हैं। अब आपने अगर फॉर्मेट वाइज बना दिया तो उसको क्या होगा, उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने उसको सीधा सीधा बता दिया कौन सी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसके बाद आप उसमें आगे भी जो लिखोगे ना, ये ऐसा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा घुमाने फिराने पे मार्क नहीं मिलते, जैसे बीकॉम वीकॉम में होता है कि आप बहुत ज्यादा लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टू द पॉइंट होना, जबरदस्ती घुमाना फिराना नहीं। जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स आपको लिखना है, जबरदस्ती उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं डालना है। ठीक है, तो मैं अभी लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी आपको मैं सिर्फ फ्रेमवर्क बता रहा हूँ किस प्रकार से आप लिखोगे। ये आपको खुद को लिख के देखना है, उसके बाद फिर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उसको टाइम है, उसको एक दो चैप्टर होने के बाद मैं बताता हूँ। इसके लिए रीजन वही है कि आप पहले प्रैक्टिस करो, आप पहले लिख के तो देखो, गलती करके तो देखो, तब समझ में आएगा आपको कि क्या गलती हो रही थी, क्या सही था, कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना। तो ये जब तक आप लिखोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, तब तक नहीं समझेगा। तो आप पहले खुद लिख के देखना। वैसे गलती नहीं भी करते हैं कई लोग, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड चीज क्या लिखोगे आप? फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस। अब फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस का क्या मतलब है? जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो, तो गिवन केस जो आपको केस में दिया है,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ लिख दोगे। जैसे आपके ये वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पिताजी ने बेटे को वादा किया कि मैं तेरे को पैसा दूंगा वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। यानी इसमें आपको कुछ अलग से अपने तरफ से नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में से उठा के डालना है। और इसीलिए यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको 1 या 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ये था, ये एक ही लाइन में रहेगा ये, क्योंकि टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप। फिर फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस थोड़ा सा डिटेल रहेगा उससे, ठीक है। तीसरी चीज फिर जो रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन मेनली जिस पे मार्क्स डिपेंड करेंगे, वो रहेंगे प्रोविजंस। ध्यान से सुनो, प्रोविजंस। प्रोविजंस में आपको क्या लिखना है? प्रोविजन में लिखना है आपको लॉ क्या बोलता है, कानून में क्या लिखा है। इसमें आपको ये नहीं लिखना है, एनालाइज नहीं करना है कि अपने यहाँ ऐसा बोला है वैसा बोला है, केस के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ कानून क्या बोलता है। तो कानून क्या बोलता है उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको ये लिखना है कि लॉ में जैसे लिखा है कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट एंड एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फिर also there should be a consideration as per the Indian Contract Act. It is compulsory that a contract should have a consideration. तो ये प्रोविजंस हो गए। यहाँ पे देखो अपन ने कोई भी चीज केस से नहीं उठाए, वहां अपन ने ए की बात नहीं की है, फादर की बात नहीं की है, कुछ भी बात नहीं की है। अपन सिर्फ कानून क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि समझो कोई झगड़ा चल रहा है, समझो ये हो गया अपना ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कानून क्या बोलता है कि आपने लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। अपन ये नहीं बोलेंगे कि ए लेफ्ट साइड से नहीं चल रहा था, अपने को वो नहीं बोलना है अभी। अपने को क्या बोलना है, सिर्फ कानून क्या बोलता है कि अपने लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, रेड लाइट है तो रुकना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ प्रोविजन में आती है, सिर्फ कानून क्या बोल रहा है, व्हाट द लॉ स्पेसिफाइज, व्हाट द लॉ प्रोवाइड्स, तो वो आपको प्रोविजंस में लिखना है। तो प्रोविजंस मीन्स कानून क्या बोल रहा है आपका, ठीक है। तो आपको लॉ क्या बोल रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो बुक में दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप प्रोविजंस में लिखोगे, ठीक है। तो प्रोविजंस आपका मेन जो मार्क्स फेच करता है वो प्रोविजंस है, ये अच्छा डिटेल में रहेगा। जहां तक हो सके इसको भी पॉइंट वाइज लिखो। तो एक पॉइंट हो गया कि एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन वगैरह, फिर कंसिडरेशन, ऐसा एक एक पॉइंट लिखो, ठीक है। पूरा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट जितना पूछा गया है। यहाँ पे 2 ही पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो वो होना चाहिए। सोशल एग्रीमेंट हो सकते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे। तो ये जो रहेगा ना, ये सबसे मेन रहेगा। ये आपका 3, 4 पॉइंट 5 पॉइंट तक के जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चीजें आपको यहीं पे लिखना है, तो ये डिटेल्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब है आप अब ये दोनों को कंपेयर करोगे। मीन्स अब आप बोलोगे कि अपने केस में ए जो था या जो बेटा था उसको वादा किया गया कि अ, पैसे दिए जाएंगे अगर वो पास हो जाएगा तो, बट यहाँ पे तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होता ही नहीं, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो ये आपको एनालिसिस में लिखना है, ठीक है। तो एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो, आप फैक्ट्स और प्रोविजंस को कंपेयर कर रहे हैं। ये भी बहुत डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। और फिर आप आखिरी में लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में कंक्लूड कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसका सीधा आंसर, एक लाइन का आंसर। जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है कि वेदर प्रॉमिस बाय फादर टू पे ₹1 लाख इफ द सन पासेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट वैलिड। और दूसरा 2 क्वेश्चन है, ये भी है, स्टेट अलोंग विथ रीजंस वेदर सन कैन रिकवर द अमाउंट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर कंक्लूजन में कि thus, by going through the above said provisions and facts of the given case, we can conclude that son cannot recover from father, ये एक हो गया, and it is not a valid contract. It is a void agreement. It is not a valid contract. क्या पूछा है उस हिसाब से, और ये इसको अंडरलाइन कर देना जो आपका मेन आंसर है, कैन नॉट रिकवर, ठीक है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको अंडरलाइन कर देना है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा
कि जो एग्जामिनर है उसको आप सोचो कितने सारे पेपर चेक करना है, और लोग ज्यादातर क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं जबरदस्ती की, वही पॉइंट ऊपर लिखेंगे, फिर से 2 पॉइंट बाद फिर से वही पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है वो। सुबह दिन भर उसने ऑफिस चलाया है, फिर घर वालों की सुना है, हो सकता है उसका बीवी से झगड़ा हुआ होगा तो वो गुस्सा भी आपके पेपर पे निकलेगा। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है, और इसीलिए आपको क्या करना है, उसको सब दिखा देना है, टू द पॉइंट, क्या चाहिए वो सीधा सीधा दिख जाना चाहिए उसको। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना है, प्रोविजंस के ऊपर। और यहाँ पे भी जो आप लिखोगे ना उसको अंडरलाइन करते जाना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उसको अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, तो अंडरलाइन कर दिए तो उससे क्या होगा, उसको वो पॉइंट बराबर दिखेगा, यानी आप उसको वही दिखा रहे जो आपने सही लिखा है। ठीक है, तो एक आध बार कहीं ऐसा भी हो सकता है आपने कोई गलत पॉइंट लिखा था लेकिन आपने अंडरलाइन नहीं किया उसको, तो वो चीज उसके ध्यान से निकल गई। क्योंकि क्या होगा ना, इसमें वो शुरुआत में पढ़ेगा, पहला क्वेश्चन उसको लगेगा यार कितना अच्छा लिखा है उसने, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा देखेगा वो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे वो शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखेगा, उसके बाद वो जल्दी जल्दी मार्क्स देगा, उसके बाद वो पूरा नहीं देखेगा। उसके बाद क्या देखेगा वो, आपने एप्लीकेबिलिटी प्रॉपर लिखे, प्रोविजन में जो अंडरलाइन किए हैं वो वाले वर्ड्स, और यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है वो, और वो आपको तुरंत मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने शुरू में ही उसको इंप्रेस कर लिया। भले आप उसको जानते नहीं, बट आप उसकी मानसिकता से खेल सकते हैं। तो आप उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी साइकोलॉजी है, उससे उसके ऊपर आपने प्रभाव डाल चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, थेरोटिकल पेपर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप उसको नहीं जानते बट आप उसकी मानसिकता पे फिर भी प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इस प्रकार से लिखना है। अब कुछ खास बात, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में एक केस लॉ भी है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। तो केस लॉ भी आपने लिखना है, ये हर जगह नहीं रहेगा, केस लॉज हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कोई केस लॉ है तो वो आप लिख दोगे, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है केस लॉ नहीं है तो वहां पे ये पॉइंट नहीं लिखोगे। जहां केस लॉ है वहां पे क्या करना, फैक्ट्स और एप्लीकेबिलिटी के बीच में एक और पॉइंट डालना, रेफरेंस। ये हर जगह नहीं रहेगा, ये कहीं कहीं रहेगा। और ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस में आप लिखोगे केस लॉ, केस का नाम, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक पॉइंट रहेगा। एक और पॉइंट, एक खास पॉइंट, अगर आपको एग्जाम में ये 3 मार्क को आता है, तो 5 मार्क के लिए तो ये बराबर है, 3 मार्क को आता है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, ये फैक्ट्स को गायब कर दोगे। फैक्ट्स के ऊपर वैसे भी मार्क्स नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट 5 मार्क को भी आता है और आपके पास टाइम कम है, आप फैक्ट्स गायब कर दो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो अगर आप फैक्ट्स नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, क्योंकि वहां आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा ना, वहां तो आप जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से उठा के लिख रहे हैं, और वैसे भी आपके फैक्ट्स एनालिसिस में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये फैक्ट्स नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है, आपको मेन क्या लिखना है, आपको लिखना है एप्लीकेबिलिटी, रेफरेंस, प्रोविजंस, एनालिसिस और कंक्लूजन। कंक्लूजन एक लाइन का रहता है, वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आपने कोर्ट का केस देखा होगा जो कि टीवी वगैरह पे बताया जाता है, टीवी में कई ऐसी मूवीज है जिसमें जज साहब रहते हैं, वो कोई डिसीजन दे रहे हैं, हिंदी मूवीज में देखे होंगे आपने, बोला जाता है कोर्ट बैठा है, जज साहब बैठे हैं और बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, हथौड़ा रहता है, फिर वो बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, और डिसीजन पास करते हैं। डिसीजन कैसे पास करते हैं, वो बोलते हैं गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। बस वही चीज कंक्लूजन है। बाय गोइंग थ्रू द अबव सेट प्रोविजंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस वी कैन कंक्लूड दैट ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, सन कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हिज फादर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो यानी आपको सिर्फ एक लाइन में वो कंक्लूड कर देना है। एक्चुअल डिसीजन क्या है, दैट शुड बी इन 1 लाइन, अगर हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, जैसे यहाँ पे 2 लाइन, क्योंकि 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा है क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो नो, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस सन कैन नॉट रिकवर फ्रॉम फादर। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को ये रहता है सर अपने वर्ड्स चलेंगे, हाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी उसको कनेक्ट करो, बट फिर भी कुछ वर्ड्स तो लॉ के आना ही चाहिए। जैसे अब यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह, ये सब वर्ड्स आप जो लिखोगे ये तो यहीं से आना चाहिए। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आपको उसको जब जोड़ना है तो आप कंजंक्शंस कैसे भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उसका मीनिंग ना बदले। ऐसा नहीं होना चाहिए आप मीनिंग ही बदल दे रहे हैं, तो आपको पास्ट टेंस में बोला है आप फ्यूचर टेंस में लिख रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिस प्रकार से क्वेश्चन है उस प्रकार से टेंस वगैरह का ध्यान रखो। फिर मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो मीनिंग ही अगर बदल गया, कई बार इंग्लिश इतनी पुअर होती है किसी किसी की कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वो जो लिखना चाहता है उसको समझ गया चीज, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बुक्स यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल कुछ चीजें, कई चीजें अवेलेबल है, बट मैं बोलूंगा बुक्स यूज करो, ज्यादा बेटर है। और बुक्स भी इंग्लिश की मत यूज करो, नहीं तो आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको भले ही आप बोलने में कैसे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, बट ग्रामर इज इंपॉर्टेंट जब आप लॉ की बात करते हैं। तो लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब लॉ है। इनफैक्ट इनकम टैक्स भी लॉ है, टैक्स लॉज बोलते हैं, जीएसटी भी लॉ है, और आपको आगे यही पढ़ना है, लॉ पढ़ना है पूरा। तो आपको ये जो लॉ है, लॉ पढ़ने के लिए इंटरप्रिटेशन अच्छा होना, और उसके लिए आपको ये एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छा होना। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। तो ग्रामर होना, वर्ड पावर होना, तो आपको इसके लिए ग्रामर की बुक उठाना है। अब आपको इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, इंग्लिश ग्रामर सीखना है, और आप इंग्लिश की बुक लेके आओगे, रेन एंड मार्टिन लेके आओगे आप, तो ऐसे केस में आपकी इंग्लिश सुधरने नहीं वाली, क्योंकि आप इंग्लिश में सीख रहे हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। जो इंग्लिश आती नहीं उसमें आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो ये तो समझेगा ही नहीं। तो ऐसी बुक लेके आओ जो कि अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिसमें हिंदी में इंग्लिश बोलना सिखाया गया है, इंग्लिश ग्रामर बोलना नहीं, सिर्फ ग्रामर। स्पीकिंग की अपने को, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की अपने को बुक नहीं चाहिए, अपने को इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर लेके आओ, व्याकरण की बुक होना आपको, ठीक है। तो जो ग्रामर की बुक है वो लेके आओ, जिसमें हिंदी में या तो इंग्लिश बोलना सिखाया, ग्रामर बोलना सिखाया, या फिर मराठी अगर आपको अच्छी जमती तो मराठी में बताया, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप जो भी जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें वो इंग्लिश का ग्रामर सीखो आप। तो आपको उसका बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश अच्छी रहेगी तभी सीए बनोगे, बट अगर इंग्लिश अच्छी रही तो सीए बनना बहुत और आसान हो जाएगा। यानी आपके सीधे सीधे 50% आपका जो ये है एफर्ट्स है वो कम हो जाते हैं, 50% एफर्ट्स, और ये सही है। आपको बहुत जगह सिर्फ इंग्लिश ही दिक्कत देती है। आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, कई बार क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा वो बोल क्या रहा है, तो इंग्लिश की एरर है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है। मैथ्स वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश अच्छी रही ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, अभी आपको फैक्ट्स भी लिखना है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप पूरा लिखोगे, रेफरेंस, फैक्ट्स, प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन, सब। लेकिन मैंने एग्जाम के लिए बताया आप ये फैक्ट्स को गायब कर सकते हैं, फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस को गायब कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। वैसे मैंने अच्छे से बता दिया, बट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो कैसे लिखना है आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस? पहले आप एप्लीकेबिलिटी लिखोगे, इसमें जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है या जो भी टॉपिक है वो टॉपिक आप आइडेंटिफाई करोगे। रेफरेंस बेल्फर वर्सेस बेल्फर, केस लॉ अगर है तो, जैसे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन में केस लॉ है, तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का आप केस लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है केस लॉ, सिर्फ आपको नाम लिख देना है उसका, ठीक है, इतना ही लिखना है, उसके आगे का साइटेशन नहीं लिखना है, कौन सा साल था वगैरह वो सब नहीं लिखना है, सिर्फ आप उसका नाम बताओगे। उसके बाद फैक्ट्स लिखना है। फैक्ट्स आप कंची मार सकते हो, गायब कर सकते हो, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करने के टाइम पूरा लिखो, ठीक है। प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन में सिर्फ वो लिखना है जो कानून बोल रहा है, आपको अपना एनालिसिस नहीं लिखना है उसमें। एनालिसिस के लिए आगे का पॉइंट है, वहां आप एनालिसिस लिखो। यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोविजन, कानून क्या बोल रहा है, कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देयर कैन बी सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और लीगल एग्रीमेंट्स, ओनली लीगल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल, दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट। फिर फर्दर देयर शुड बी कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीजें आपको कहाँ लिखना है, ये सब लिखना है प्रोविजंस में, ठीक है। फिर एनालिसिस में आप दोनों को कंपेयर करोगे कि अपने केस में तो कंसिडरेशन नहीं है, अपने केस में तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन में कि हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वो लिखना है कि बाय गोइंग थ्रू द अबव सेट प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, तो केस के जो प्रोविजन, केस के जो फैक्ट्स है, तथ्य है, वो ध्यान में रखते हुए, और कानून क्या बोलता है वो ध्यान में रखते हुए, वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यानी क्या है, डिसीजन है, फाइनल डिसीजन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट सन कैन नॉट रिकवर फ्रॉम फादर बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसीड करना है। तो ऐसे अगर आप लिखोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपका लिखने का तरीका इंप्रूव हो जाएगा, आपके रिपीटेशंस कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। जो भी आप रिपीट करते, कई बार होता है अपन एक पॉइंट पहले लिखते, वही पॉइंट फिर दो चार लाइन बाद फिर से रिपीट करते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इवन प्रोविजन को पॉइंट वाइज लिखो। तो पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको उसका अलग ही इम्पैक्ट
पता लगेगा। तो पॉइंट वाइज लिखो, प्रोविजंस में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एज फार एज पॉसिबल। नहीं छोड़ा है तो आप वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये प्रकार से आपको क्वेश्चंस लिखना है, इस प्रकार से आप लिखोगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर करने का सोच सकते हैं। और ये होता है, इनफैक्ट लॉ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 82, 85, 88 तक के स्कोर किया है, और बहुत बड़ी बात होती है ये। सीए एग्जाम्स में 80, 85 ये बहुत बड़ी बात, 60 बहुत बड़ी बात होती है, 40 ही बहुत बड़ी बात होती है। तो 40 मार्क्स लाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो आपको लग रहा होगा सर हम तो 90s वाले हैं, हमेशा 90s में आए। तो 90s वो अपना 11 12 तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 60 हो गया इन्हें बहुत हो जाता है। इंटरमीडिएट फाइनल में आप देखना 60 मिल गए तो लोग बोलते हैं एग्जाम्ट हो गया पेपर। एग्जाम्ट हो गया मीन्स अब फिर से वो पेपर नहीं देना है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है 60 मार्क्स स्कोर कर लेना सीए एग्जाम्स में, और लोग 80, 85, 88 तक के मार्क्स स्कोर करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस प्रकार से लिखते हैं। फर्दर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, आप डायग्राम्स बना सकते हैं। तो डायग्राम्स कहां बनाना? तो डायग्राम्स आपने बनाना है यहीं पे। आपने रेफरेंस लिखा, उसके बाद डायग्राम बना दिए, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम बना दिए तो ये भी एक और आपका इंक्रीज करेगा मार्क्स वगैरह। तो डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो जो डायग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं, अपन ने बनाए थे, दो गोले वगैरह बनाए थे, एग्रीमेंट, लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा आपको लिखना है सिर्फ ब्लैक पेन से, सिर्फ ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। आपको और कोई पेन अलाउड नहीं है, ब्लू पेन नहीं, ठीक है। सीए एग्जाम्स में आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो एज पर प्रेजेंट अभी जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है। आपको जब अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन करते टाइम वही ब्लैक पेन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेंसिल से भी कर सकते हैं, बट ब्लैक पेन से ही जिससे लिख रहे हैं उसी से लिखते लिखते अंडरलाइन कर दिए। तो जैसे आप लिख रहे सन कैन नॉट रिकवर, तो आपने लिखे कैन नॉट रिकवर, और उसको तुरंत अंडरलाइन कर लिए। अंडरलाइन इसको बोलते हैं, इसको अंडरलाइन नहीं बोलते। तो ऐसे अंडरलाइन नहीं करना, ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा अंडरलाइन किए, स्ट्राइक थ्रू हो गया, काट दिए उसको आपने। तो अंडरलाइन प्रॉपर करना, और लिखते लिखते ही लिख रहे अंडरलाइन कर दिए, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप वहीं पे ये हो गए, मार्क हो गए। आप सोचोगे आखिर में सब एक साथ अंडरलाइन करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते ऐसा कि आखिर में आप फिर से पूरा पेपर शुरू से देख लो, ये सीए एग्जाम्स में इतना टाइम ही नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो बहुत लेंथी पेपर होता है, पहले ही बता दे रहा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आधा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आधा पेपर 60% ही कवर हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, आपको लिख के देखना ही पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं हम एग्जाम में लिख लेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और टेस्ट सीरीज होती रहती है आपकी, क्लास टेस्ट होती रहेगी। तो अभी तो लॉकडाउन है तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत है, बट अल्टीमेटली क्लास टेस्ट वगैरह भी होती रहेगी। अनिश का आया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अनिश का बोलना है कि सर आप एक क्वेश्चन कौन सा भी लिख के बताओ डिटेल में, उससे समझेगा। तो मैंने बोल चुका हूं मैं नहीं लिख के बताऊंगा आपको, थर्ड चैप्टर तक के लिख के मिल जाएगा। बट आपको अभी खुद को लिख के देखना है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया कैसे लिखना है। आपको ये खुद को लिख के देखना है। मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करो, मेरे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में तो बताने ही वाला हूं, तो अभी बता दूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आपको खुद को लिख के देखना है, ठीक है। प्रोविजन में सेक्शन लिखना जरूरी है क्या? तो अजिंक्य का क्वेश्चन है। तो नहीं, सेक्शंस नहीं लिखना है, ठीक है। इनफैक्ट आईसीएआई की वेबसाइट पे आप जाओ, ICAI.org करके एक वेबसाइट है, इसमें आपको दिखेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह सब दिख जाएंगे। उसमें कई बार एग्जामिनर्स कमेंट दिखते हैं आपको, उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपसे सेक्शन नंबर्स एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट फिर भी बच्चों ने सेक्शन नंबर लिखा और गलत लिखा, और इसीलिए उनके मार्क्स कम हो गए। तो अगर आपको एकदम श्योर हो कि सेक्शन नंबर याद है और आप लिख सकते हैं, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ सेक्शन याद हो जाएंगे, सेक्शन 23 इलीगल एग्रीमेंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे मैं खुद ही यहाँ क्लास में याद करा दूंगा, बट यहाँ फाउंडेशन लेवल पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2E एग्रीमेंट डिफाइन करता है, 2H कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है। तो ये सब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मेरे को याद है, बट आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये आप कर भी नहीं सकोगे। इतने सारे जो सेक्शंस है, 2A प्रपोजल डिफाइन करेगा, तो आप कहाँ तक के याद रखोगे? तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, वो उतना ध्यान रहे, दैट इज सफिशिएंट। उसके अंदर के पूरे आप क्लॉजेस याद रख रहे हैं, सबसेक्शंस याद रख रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप उसकी कोशिश भी मत करो, क्योंकि आपको सेक्शन नंबर्स वगैरह नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आपको उसकी कोशिश भी नहीं करना है। जहां जहां जरूरी होगा वहां मैं खुद बताऊंगा, और आपको खुद को समझ में आ जाएगा।
फिर अन्वेषा का मैसेज आया, क्वेश्चन आया कि टाइम लिमिट फॉर पेपर सॉल्विंग। तो ऐसा है, वैसे आपका 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अब कई लोग बोलते हैं सर एक क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। कई लोग बोलते भी हैं कि एक क्वेश्चन को इतना टाइम दो उतना टाइम दो, बट मैं उसके फेवर में नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन एक बराबर नहीं होता ना, हर क्वेश्चन में एक प्रकार से मार्क्स होते हैं। कई बार आप देखोगे 4 मार्क का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 4 पॉइंट लिख के 4 मार्क्स ले ले रहे हैं। या जैसे अब ट्रू और फॉल्स नेचर के जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया सिर्फ 2-3 लाइन लिखना है और आपको वहां 3 मार्क मिल जाएंगे। तो वहां पे कम लिख के आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा लिखना है और यहाँ पे भी 3 मार्क मिलेंगे। तो देखो फर्क पड़ता है, इसीलिए अपन ऐसा रूल नहीं बना सकते कि कितना लिखना क्या लिखना। आपको ये है कि पूरा कंसेप्ट कवर करो। कई जगह पे आपको दिखेगा कि आपको सिर्फ 4 पॉइंट में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, तो 4 पॉइंट में आपको 4 मार्क मिलेंगे। कई जगह रहेगा 6 पॉइंट में 4 मार्क क्लियर हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, तो 6 पॉइंट लिख के 4 मार्क मिलेंगे। तो सीए एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिख के छोड़ दो। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स पूछा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 4 मार्क को पूछा, तो उसमें सिर्फ 4 पॉइंट लिखना सफिशिएंट नहीं है। उसमें अगर 8 पॉइंट है तो 8 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है कि आपको कितना मार्क्स है उस हिसाब से आप उसके प्रोविजंस कम ज्यादा करो। प्रोविजन तो पूरे होना 100%। ठीक है, आपको लिखना पूरा है। हाँ, आप उसको, हो सकता है कि आप उसको उतना डिटेल में डिस्क्राइब ना करो, बट आपको समझाना तो पूरा है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा पॉइंट लिख दिया और खत्म कर दिया। ठीक है, अनिश का या फिर से कि प्रोविजन वाला पॉइंट समझा के दो। प्रोविजन में क्या लिखना है आपको? प्रोविजन में आपको लिखना है कानून क्या बोल रहा है, लॉ क्या बोल रहा है। तो लॉ में जो भी लिखा है, जैसे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट है और लीगल ऑब्लिगेशन है, फिर कंसिडरेशन होना, तो ये सब चीजें क्या है, ये कानून बोल रहा है, तो ये आपको लिखना है प्रोविजंस में। ठीक है, आपको अगर डिटेल्स में देखना है तो मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल है वैसे यूट्यूब पे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको पहले ट्राई करना है, उसके बाद मेरे को लिख के भेजो, मैं चेक करूंगा। कई लोग 100% प्रॉपरली लिख पाते हैं, लिख लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, प्रोविजन की जगह एनालिसिस लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये गड़बड़ होती है। तो जैसे अब हर्ष का आया सर एनालिसिस में क्या लिखना है, तो एनालिसिस में आप ये दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि आपको फैक्ट्स में क्या दिया है, प्रोविजंस में क्या दिया है, तो दोनों को एनालिसिस में आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मींस अपने केस में जैसे पिताजी ने बेटे को जब वादा किया तो देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो वो आपको एनालिसिस में लिखना है। ठीक है, तो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, ये प्रोविजन है। फिर अपने फैक्ट में क्या दिया है कि पिताजी ने बेटे को वादा किया, यहाँ इंटेंशन नहीं है, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि अपने केस में जब पिताजी वादा करते हैं बेटे को कि मैं तेरे को इतना इतना पैसा दूंगा, तो देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, और फर्दर पिताजी को बदले में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप लिख के देखोगे अपने आप समझ जाएगा। आपको ये वीडियो भी अवेलेबल है, आपको अगर कोई चीज मिस हो गई है तो आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि कंसंट्रेशन 100% नहीं हो पाता, तो ये वीडियो अवेलेबल है। और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूं, तो यूट्यूब पे आपको ये अवेलेबल रहेगा फ्रीली, तो आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीम से तो कई बार क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, बट स्टिल जो यूट्यूब वगैरह पे मैं आपको ये डाल दूंगा। और ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चंस है, एक बार अपन जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको लिख के देखना है, मैं आपको सिर्फ हिंट जो है वो समझा के बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने बहुत डिटेल में देख लिया। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी सेम चीज पे ही है। एक्स ने इनवाइट किया वाई को डिनर के लिए, वाई ने एक्सेप्ट किया डिनर इनविटेशन, बट वो नहीं आता है। ठीक है, ही फेल्स टू टर्न अप, कैन एक्स सीव वाई फॉर द डैमेजेस, तो आंसर इज नो। ठीक है, ये भी सोशल इनविटेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम ये है थर्ड वाला। एक्स ने कश्मीर का है, उसने वाई को बुलाया कन्याकुमारी से, तो सीधा एक कोने से दूसरे कोने में कि तुम समर वेकेशन छुट्टियां बिताने हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। वाई ने एक्सेप्ट किया था। जब वो पहुंचता है तो एक्स का घर लॉक था। अब यहाँ पे वो 5 स्टार होटल में रहना पड़ता है उसको, तो क्या वो रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये भी सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट चैप्टर में आपको ज्यादातर यही वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सेम वैसे ही है। एक्स मेक्स प्रॉमिस टू हिज सन बाय कि वो पॉकेट मनी देगा 1000 रुपए। आफ्टर 6 months he stops making the payment, can y claim damages from x? आंसर इज नो। ये भी उसने 3 महीने दे दिया, लेकिन
अल्टीमेटली आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, X agrees to marry Y, Y dies before marriage takes place. Is it a void agreement? देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज इट अ void agreement? क्या ये void agreement है? बताओ, क्या ये void agreement है? तो void है क्या ये? तो void agreement है क्या ये? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ void agreement. void agreement के लिए क्या है? void agreement के लिए ये कंपलसरी होता है कि शुरू से void हो। ये शुरू से void नहीं है। जब X ने Y को वादा किया शादी करने का, तो ऐसे केस में इट वाज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू द डेथ ऑफ Y की डेथ के कारण इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो पहले एक पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना और उसके बाद ये एनफोर्सेबल नहीं रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोविजन में इसमें क्या आएगा कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है वो आप समझाओगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो आप समझाओगे, दोनों को आप वहां पे डेफिनेशन के हिसाब से समझा के दोगे, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो रहते हैं, ये सब लिखोगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड एब इनिशियो, इट बिकम्स वॉइड, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख के देखो। अगला पॉइंट, एक्स एग्रीज टू सेल हिज एम्बेसडर कार टू वाई फॉर ₹80,000 और 90,000। अब यहाँ पे भी ये वैलिड नहीं है, क्यों? बिकॉज इट इज अनसर्टन। ये ऐसा हो गया कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, या तो मैं 15,000 में या मैं 18,000 में बेच दूंगा। अब कौन सा प्राइस? आप अगर हाँ भी बोल देते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो नहीं, ये वैलिड नहीं है, इट इज नॉट अनसर्टन, क्योंकि कौन सा प्राइस मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ क्लियर ही नहीं है। मैं 15,000 या 18,000 बोल रहा हूँ, तो ऐसे केस में तो झगड़ा हो जाएगा। तो इट इज नॉट सर्टन। तो इसीलिए बिकॉज इट इज अनसर्टन इट इज वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सर्टन होना चाहिए, तो एक मीनिंग होना चाहिए, यहाँ पे मोर देन वन मीनिंग आर पॉसिबल, ठीक है। फिर ये माइनर वाला है, माइनर के ऊपर वैसे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, बट ये वाला क्वेश्चन फिर भी आप देख पाओगे। तो एम अ माइनर बोरोड ₹1,000 फ्रॉम बी एंड एग्रीड टू रीपे इट विद इन 3 months. He failed to return the amount after stipulated period. Can B realize his money from M through the court of law? आंसर इज नो। उसने उधारी दिया था लेकिन वो क्लेम कर सकता है कि वापस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनर के साथ एग्रीमेंट है एंड एनी एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कोई रेस्टिट्यूशन नहीं, कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं, ठीक है। एट्थ वाला है, एक्स प्रोमिसेस टू ऑब्टेन एन एम्प्लॉयमेंट फॉर वाई इन अ कंपनी एंड वाई प्रोमिसेस टू पे ₹20,000 फॉर दिस पर्पस। तो ये ब्राइब हो गया, ब्राइब जैसा हो गया, ठीक है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको सीधा सीधा ये ब्राइब के ऊपर लिखना है। वैसे ये चैप्टर 6 में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, जनता के हित के खिलाफ है। जैसे समझो मेरी एक पहचान है गवर्नमेंट ऑफिस में, वहां पे कोई वैकेंसी निकली थी। अब क्या होता है, वो वैकेंसी फिल करने का अधिकार मेरे पास है। अब मेरे पास दो जॉब एप्लीकेशन आती है, एक आता है पप्पू आता है, एक आता है रमेश। तो पप्पू और रमेश दो जन की मेरे पास एप्लीकेशन आई। अब पप्पू जो है वो पढ़ता लिखता नहीं था, अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन पप्पू बोलता है कि सर मैं आपको 1 लाख रुपए देता, आप मेरे को जॉब दिला दो। रमेश ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन मैं पैसा लेके पप्पू को जॉब दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेचारा डिजर्विंग है उसको जॉब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, यानी ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जनता का नुकसान हो रहा है। जनता में लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, जो पैसे देके जॉब ले रहा है उसको जॉब मिल रही। तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये इलीगल में कवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको डिटेल में वैसे समझाऊंगा इन चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो अभी का आप ध्यान रखो कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट वैलिड, एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। इज इट वैलिड? आंसर इज नो। फिर ये ऐसे ही है, Z एग्रीज टू विद A टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ये वैसे ही है जैसा मैंने बोला था, आप सब मेरे को 50-50 हजार रुपए दो, मैं यहाँ ऐसा गिली गिली छू करूंगा और यहाँ पे एक खजाना उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या वैलिड है? तो नो, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसा होता ही नहीं। तो ये वॉइड क्यों है? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। 10th वाला, 10th वाला भी इमोरल है। इसमें क्या बोला है, एक्स एग्रीज टू लेट हिज फ्लैट टू वाई फॉर यूज एज अ गैम्बलिंग डेन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। तो एक्स है, वो वाई को फ्लैट देता है फॉर यूज एज गैम्बलिंग डेन। उसको पता है गैम्बलिंग डेन यानी वहां पे सट्टा बाजारी होने वाली है, सट्टा लगाने वाले लोग जुआ खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे, तो उसके लिए दिया। एक्स को पता है, कैसे समझ रहा है? उसको पता है, यहाँ लिखा है फॉर यूज एज गैम्बलिंग डेन। तो एक्स ने उसको दिया कि तुम इसको यूज कर सकते हो एज गैम्बलिंग डेन, ठीक है।
on a monthly rent of 10,000. After 3 months, Y stops making payment of rent. Advice X. अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये नहीं पूछा एग्रीमेंट वॉइड है वैलिड है, आपको ये पूछा है एक्स को एडवाइस करो क्या वो रेंट रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इलीगल है, गैम्बलिंग के लिए वो दे रहा है, गलत काम के लिए दे रहा है, इलीगल पर्पस के लिए दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल और इलीगल, तो ऐसे केसेस में इट ऑल्सो बिकम्स इलीगल, या इलीगल एग्रीमेंट है और इसीलिए इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, रेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, तो ये इलीगल है। तो ये आप लिख के देखो, बाकी अपन चर्चा करते रहेंगे। आप लिखो, मेरे को भेजते जाओ, अपन पढ़ के देखेंगे कहाँ डाउट आता है, क्या होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी लिख के बताऊं। जैसे अब मैंने बहुत डिटेल में बताया, बट फिर भी आपको लग रहा है नहीं एक आध लिख के मिल जाता तो और अच्छा होता। मैं लिख के दूंगा ना, आपको लगेगा यार एक और लिख के मिल जाता तो और अच्छा होता। तो ये तब तक के अच्छा नहीं होगा जब तक के आप नहीं लिखोगे। तो मेन आपका एम है अभी आपको लिख के देखना है, आप लिखोगे, उसके बाद अगर नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं हूं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, सॉल्व करके दूंगा चीजें। ठीक है, दिशा का आया, हमें पेपर में इस क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, सीए एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है कि यहीं से आएंगे वगैरह, सीए एग्जाम में कुछ भी आता है। ऐसा भी होगा जो आपके पूरे कोर्स में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी आ जाएगा, आपके मॉड्यूल में नहीं है, वो भी आ सकता है। ठीक है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, इस क्वेश्चन बैंक के बाहर कुछ भी नहीं आता, अपने बुक के बाहर एक भी पॉइंट आपको अभी तक नहीं देखने मिला। इतने साल हो गए, इतने साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अपने इसके बाहर नहीं आया। जितने क्वेश्चन है सब यहीं से आए। इनफैक्ट जब कोर्स चेंज हुआ तब भी अपने बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन वैसे के वैसे आए हैं बाद में इंस्टीट्यूट के इसमें क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के पुराने एग्जाम से उठाया था मैंने कुछ पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस तो विद नेम आए, वैसे के वैसे नाम के साथ आए, जो सीए फाउंडेशन में नहीं थे, इंटर वगैरह में कभी आए हुए थे। तो वो क्वेश्चंस तो वैसे के वैसे विद नेम भी आ चुके हैं। ठीक है, नाम तक के नहीं बदला, वैसे के वैसे क्वेश्चन आए। तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक के, अपने बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक आध बार कभी हो सकता है, बट 99.99% केस इसमें से ही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फिर एडवाइस वाले क्वेश्चन में अपना एडवाइस लिखना है क्या? हाँ, अपने को एडवाइस करना है, तो अपना एडवाइस यानी अपने मन से नहीं, अपना एडवाइस मींस लॉ क्या बोलता है वो एडवाइस करना है। जैसे यहाँ लॉ बोलता है ही कैन नॉट रिकवर, तो वो आपको एडवाइस करना है। ठीक है, इट इज एडवाइस टू मिस्टर एक्स दैट ही कैन नॉट रिकवर द रेंट। क्यों नहीं रिकवर कर सकता? क्योंकि अगर वो रिकवर करने जाएगा, बोलेगा देखो जी गैम्बलिंग के लिए दिया था, ये पैसे नहीं दे रहा, तो खुद भी अंदर जाएगा। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट है, कुछ रिकवरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन इस कक्षा को विराम देते हैं। इसके आगे अब कोई भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं। एक पलक का आया, सर क्वेश्चन बैंक की भी हार्ड कॉपी प्रोवाइड होगी ना? तो क्वेश्चन बैंक अलग नहीं है, आपको जो बुक मिल रही है उसमें सब कवर्ड है। ये क्वेश्चन बैंक तो मैंने अपने इसके हिसाब से अलग किया था, बट जो टैक्समैन की आपको मेरी बुक मिलने वाली है, तो उसमें आप देखोगे सब चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ऑलरेडी, उसमें कंटेंट भी पूरा वैसा का वैसा है। ठीक है, फिर अजिंक्य का या उसका एक सेपरेट पॉइंट होगा क्या? तो एडवाइस का तो नहीं, कंक्लूजन में ही आप लिख दोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे इट इज एडवाइस टू मिस्टर एक्स, तो उसका अलग से कोई पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख के देखो, आपको सब अपने आप क्लियर होती जाएगी चीजें। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना ट्राई करो, चालू कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखते जाओ, शुरू में मेहनत लगेगी, शुरू में कुछ टाइम आपको लिखना पड़ेगा, बाद में लिखना पड़ता ही नहीं। अभी आपको लगेगा कि हाँ लिखना है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे ही 3-4 चैप्टर हो जाएंगे ना, आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखोगे आपके मन में अपने आप फ्रेमवर्क बन जाएगा, अच्छा इसमें ये एप्लीकेबिलिटी में आएगा, ये प्रोविजन में लिखेंगे, ये कंक्लूजन आएगा, तो आपको अपने आप वो जम जाएगा, फिर लिखना नहीं पड़ता, अपने आप आपके मन में ही वो बनते जाएगी चीजें। तो ये शुरू में मेहनत लगती है, शुरू में मेहनत कर लो, बाद में मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके आगे जो भी डाउट्स होंगे अब वो अगले क्लास में अपन टेकअप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो टाइम है थोड़ा एक्सीड हो चुका है। ठीक है, चलो थैंक यू।